Consignment is a relationship between the principal and agent. Consignor will be a principal, consignee will be agent. In case consignee is unable to sell the goods, he can return goods to the consignor. Consignment के अंदर consignor on behalf of अपने आप वो consignor गुड्स बेचने का बोलता है, इसीलिए consignor के पास से कमीशन चार्ज करता है। कमीशन जनरली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कमीशन दैट इज द नॉर्मल कमीशन, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है कि 5% कमीशन ऑफ द सेल्स, आपको टोटल सेल्स का 5% करके दे देना है, इट इज अ नॉर्मल कमीशन। कंसाइनर व्हाई डू द वर्क, कंसाइनर क्यों काम करेगा? कंसाइनर कुछ मिलेगा तो ही काम करेगा ना। कंसाइनर को क्या मिलना चाहिए? तो कमीशन मिलना चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेड रहता है, वैसे कंसाइनमेंट में कंसाइनी को उसको कमीशन है ना वो उसके पास एक्सपेक्टेड रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मल कमीशन, डेल पीरियड कमीशन। समझ लो मैं आपको ऐसा बोलूंगा, आप जितना सेल करोगे उसके 10% आपको दूंगा, तो आप सोचोगे नहीं कि बेटे होगा या नहीं होगा। कोई भी आदमी आएगा उसको आप सेल करने के लिए दे दोगे, रोड पे खड़े रह जाओगे, चल भाई 100 रुपीज में ले ले, 100 रुपीज में ले ले, 100 रुपीज में ले ले। 500 की चीज 100 में देके, 50 वाली चीज 100 में देके, कैसे भी करके पैसे रिटर्न तो चाहिए नहीं, वो भी लेके चला जाएगा। आपका बेट डेट बढ़ता जाएगा। आपको रिटर्न सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। आप कंसाइनी हो, आप एजेंट हो, आपको कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी को भी बेच दोगे, सेल्स बढ़ा दोगे, ज्यादा अर्निंग कर लो। ऐसा ना हो इसीलिए कंसाइनी पे बेड डेट का बर्डन डाला जाता है। डेटर्स पे नहीं करेंगे तो कंसाइनी बेड डेट सफर करेगा। उसके लिए कंसाइनी ज्यादा एक्स्ट्रा कमीशन कंसाइनर के पास से मांगता है। क्रेडिट सेल के बाद कलेक्शन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट का, कंसाइनी का है। फॉर दैट ही विल चार्ज द डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन will be paid on credit sales, but if no information given in the question, at that time Dale credit commission will be paid on total sales. पहला कमीशन नॉर्मल, दूसरा कमीशन डेल क्रेडिट, थर्ड कमीशन दिस इज ओवरराइडिंग कमीशन। व्हाट इज द ओवरराइडिंग कमीशन? मैं તમને માલ આપ્યો જો 10 રૂપિયા વેચો, તમે મોડી રાતે બધું દુકાનો બંધ થઈને હાલો માલ આવે કાપવા માટે 15 માં વેચો, you are consignee, you are selling at more price. ઘણી વખત આઉટ ઓફ ગુજરાત નો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા નો માલ આવી જાય કે કાપો વાંધો નથી, પાછો નહીં આવે, એકવાર મેરે આવ્યો છે। दैट मींस ऐसा कोई कस्टमर आ जाता है, सामने वाले का ऐसा कोई मजबूरी होती है तो आप ज्यादा भी अर्न कर लेते हो। समझ लो कि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, कि आप रिसेशन है और कई लोगों के पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, आपके पास ही है, आप ज्यादा अर्न कर लेते हो। बायर को मालूम नहीं मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो ये आप ज्यादा प्राइस ले लेते हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन में कंसाइनर ने जो बोला है उससे भी आप ज्यादा अर्न करते हो। For that they are charging overriding commission, overriding commission। मैंने आपको बोला था 10 रुपीज में, आपने बेचा 15 रुपया में, एक्स्ट्रा 5 रुपया जो आपने कलेक्ट किया उसका 20%, 40%, whatever mentioned in the agreement it will be of yours। वो आपको रखना है 20% और 40%। ओवरराइडिंग कमीशन में बहुत टफ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन ऐसा भी बोलते हैं कि 20% commission sales exceeds cost over all commission, sale exceeds invoice price over all commission। पहले सेल्स लेना है, बाद में इनवॉइस प्राइस लेस करना है, बाद में नॉर्मल एंड ओवरराइडिंग कमीशन बाद में करना है, बाद में 20 डिवाइडेड बाय 120 सेल्स माइनस आईपी करना है, माइनस नॉर्मल एंड डेल क्रेडिट कमीशन लेस करना है, बाकी जो बचा 10 मल्टीप्लाई डिवाइड 110 यानी कमीशन रेट 100 प्लस कमीशन रेट। इंक्लूसिव मेथड से आप कमीशन ओवरराइडिंग फाइंड कर सकते हो। इंपोर्टेंट वर्ड वो है, ये लोग ही बोल देते हैं आपको, सेल एक्सीड्स ऑल कमीशन ओवर द कॉस्ट। मतलब क्या हुआ है? यही हुआ, सेल में से कॉस्ट एंड सब कमीशन डिडक्ट करो। सब कमीशन डिडक्ट कहां से करोगे? आपके पास
पोस्ट है, आपके पास ऑर्डिनरी कमीशन है, आपके पास डिस्क्रिप्टिव कमीशन है, वो एडिंग नहीं है तो इंक्लूसिव है रिमेनिंग अमाउंट में, तो 20 डिवाइड बाय 120 आपको करना है। कमीशन इज वेरी क्रूशियल इन द कंसाइनमेंट। डिफरेंट तरीके से आप कमीशन का पॉइंट पूछ सकते हैं, तो क्या आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हो? कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस कई बार होता है, कमीशन ऑन सेल्स होता है, कमीशन ऑन कॉस्ट होता है। वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से वर्डिंग पढ़ो। जैसे गोल्डन पीरियड पे एक दूसरे का मैसेज पढ़ते हैं ना, वैसे आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में वर्डिंग पढ़ने हैं। समझ लो कि आपको बोला है इनवॉइस प्राइस का 10%, इनवॉइस प्राइस का 10% है, आपके पास अवेलेबल सेल्स है, उसमें इनवॉइस प्राइस फाइंड करना पड़ता है। अवेलेबल कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस फाइंड करना पड़ता है। व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस यानी समझ लो कंसाइनर कई बार ना कंसाइनर को गुड्स बेचता है, साथ में एक बिल बेचता है इनवॉइस। उस इनवॉइस में वो करेक्ट प्राइस नहीं दिखाएगा, कॉस्ट नहीं दिखाएगा। समझ मैं 10 वाली चीज आपको 20 पे बेचता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा कल क्या होगा, मेरे पास से परचेस नहीं करो, डायरेक्टली बॉम्बे से परचेस करूँ। आपको पता लगेगा नहीं ये तो 18 वाली चीज 20 में बेचा है, 2 रुपया भले ना अर्न करें, हमें डायरेक्टली बॉम्बे जाना तो नहीं। तो आप क्या है कि डायरेक्ट परचेस करने का कम सोचोगे, इसीलिए एनी हाउ कंसाइनर कंसाइनी को करेक्ट परचेस प्राइस इन्फॉर्म करना नहीं चाहता है। कंसाइनर क्या करेगा, परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, उसमें क्वांटिटी है, डेट है, कंसाइन का नाम है, चलन यानी डिलीवरी चलन है, सब डिटेल मैक्सिमम डाल देते हैं। इट इज नथिंग बट परफॉर्मा इनवॉइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फ्रेंड्स आप मिस्टेक वहीं पे करते हो। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूँ, जिसके परसेंटेज ना उसको 100 अज्यूम करो, जिसके परसेंटेज ना उसको 100 अज्यूम करो। कॉस्ट के परसेंटेज है कॉस्ट प्लस 10%, ऐसा बोला है तो कॉस्ट का 100 अज्यूम करना है और 10% प्रॉफिट करके 110 इनवॉइस प्राइस, 110 इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज है, इनवॉइस प्राइस 100 माइनस आपको प्रॉफिट करना है, आंसर आपको कॉस्ट मिलेगा। आइदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल इनवॉइस प्राइस और इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। ये दो चीज आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट कम होता है, कॉस्ट में हमें ऐड करना पड़ता है, और जिसके परसेंटेज है उसको 100 अज्यूम करो, जिसके परसेंटेज है उसको 100 अज्यूम करो। ये आप याद रखोगे ना तो कभी आपको कंसाइनमेंट में मिस्टेक नहीं होगा। पहले 100 अज्यूम करना है, प्रॉफिट एडलेस करना है, बाद में 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रखना है। 80 कॉस्ट तब प्रॉफिट 20, 10,000 गुड्स तो प्रॉफिट कितना, 100 इनवॉइस प्राइस तो कॉस्ट 80, तो 10,000 इनवॉइस प्राइस तो कॉस्ट कितना है, 3 से रखना है। बाद में आपको प्रॉफिट पोर्शन कॉस्ट पोर्शन सेपरेटली, प्रॉफिट पोर्शन कॉस्ट पोर्शन है वो सेपरेटली आपको फाइंड करना है। तो कंसाइनमेंट में मैंने कमीशन का पूरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। कमीशन कितने तरीके का होता है, तो कैसे चार्ज किया जाता है। अभी 2 बुक होता है, एक कंसाइनर की बुक होती है, दूसरा कंसाइनी की बुक होती है। कंसाइनर यानी प्रिंसिपल अपनी बुक में जनरली 3 अकाउंट बनाता है। गुड्स हेलो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड कंसाइनी अकाउंट, third goods saved from consignment account, and he can prepare the stock reserve also. Including stock reserve, there will be 4 accounts. What is the consignment account? It is nothing but is the nature of trading. The nature of consignment account प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले consignment account में डेबिट है टू गुड्स सेव्ड फ्रॉम consignment. Then consignor अपने आप जो एक्सपेंस करता है टू बैंक. Then consignee जो एक्सपेंस करता है टू consignee. Then commission of consignee, then profit. And credit side by sales, consignee करता है ना, by consignee करके डेस करके sales, and by good by closing stock, by closing stock. Goods sent on consignment. कंसाइनर जो कंसाइनी का गुड्स बेचता है तो सेल ट्रीट नहीं कर सकता है, कंसाइनी को बेचने के लिए दिया हुआ है। सेल्स एंड कंसाइनमेंट में जो बेचा है ना गुड्स, दोनों में डिफरेंस है। सेल्स में एक बार गुड्स देने के बाद सेलर की इच्छा है तो ही वापस लेता है, वरना वो बायर को रखना ही पड़ता है। तो कंसाइनमेंट में कंसाइनी को अच्छा नहीं लगा तो वापस ले सकता है। कंसाइनमेंट में सब एक्सपेंस है ना कंसाइनर के होते हैं, सेल्स में सब एक्सपेंस है ना डिलीवरी के बाद परचेजर के होते हैं। सेल्स में ना रिस्क है वो परचेजर का होता है, तो कंसाइनमेंट में रिस्क है ना वो कंसाइनर का होता है। रिलेशनशिप है वो सेल्स में सेलर एंड बायर का है, कंसाइनमेंट में परचेजर एंड सेलर का है। कंसाइनी अनसोल्ड गुड्स वापस कर सकता है, लेकिन बायर है वो अनसोल्ड गुड्स वापस नहीं कर सकता है।
ले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट में डेबिट होता है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अल्टीमेट एंट्री क्या होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग एंड कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज हो जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज हो जाता है। अनदर थिंग, कंसाइनर के एक्सपेंस, अपने आप एक्सपेंस पे किए हैं, अपने आप एक्सपेंस पे किए हैं, इसीलिए एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं, कंसाइनी ने जब एक्सपेंस पे किए होते हैं तब कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी। कमीशन है तो भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी ने सेल किया हुआ है तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक है तो भी आप कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर सकते हैं, स्टॉक अकाउंट को डेबिट करके कंसाइनमेंट क्रेडिट। और डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट, डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। अभी कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक का काउंटिंग करते हो, क्लोजिंग स्टॉक कौन से वैल्यू से आपको वैल्यू करना है? गोडाउन तक गुड्स पहुंचता है उसके पहले का ट्रांजिट का एक्सपेंस है, उसका फ्रेट है, ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, गोडाउन तक पहुंचने का फ्रेट है, गोडाउन तक पहुंचता है ना वहीं तक का सब एक्सपेंस है ना, वो क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक में प्रपोर्शनेट ऐड करना है। कंसाइनर के सब एक्सपेंस आ जाते हैं जनरली, कंसाइन नहीं होते हैं ना उसके सिर्फ गोडाउन तक पहुंचने के एक्सपेंस आते हैं। कई बार ऐसा होता है ट्रांजिट में लॉस हो जाता है, ट्रांजिट में लॉस हो जाता है ना, समझ लो 1000 यूनिट भेजा था, 100 ट्रांजिट में लॉस हो गया तो कंसाइनर में डिवाइड 1000 होता है, कंसाइन में डिवाइड 900 होता है। कंसाइन है ना वो डिवाइड करने के लिए जितने यूनिट मिले हैं ना उतने से डिवाइड करता है। कंसाइनर टोटल यूनिट जितना भेजा होता है ना, चेन क्या होता है ना, उसी से वो डिवाइड करता है। तो याद रखो फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक में गोडाउन तक गुड्स पहुंचता है ना तभी के प्रपोर्शनेट एक्सपेंस आते हैं, तब तक के जितने ત્યાં સુધીના જેટલા ખર્ચા હશે ને એ બધા તમામમાં પ્રપોર્શનેટ તમારે એડ કરવાના થશે। ક્લોઝિંગ સ્ટોક calculation is important also. Another thing that is nothing but abnormal loss and normal loss. Abnormal loss is what? Abnormal loss और normal loss का बेसिक डिफरेंस समझ लो। इनहेरेंट लॉस है, ड्यू टू नेचर है, अनअवॉइडेबल है, भगवान आएगा तो भी आप कम नहीं कर सकता है, ऐसा जो लॉस है ना वो नॉर्मल लॉस है। समझ लो कि आप पेट्रोल का टैंकर मंगवा रहे तो थोड़ा ज्यादा एटमॉस्फेयर में चला ही जाता है, आपका कपास सब कुछ पड़ा हुआ है ओपनली तो वो सब हीट है, सूर्य प्रकाश है, उसमें थोड़ा तो उसका जो वेट है कम हो ही जाता है। ये सब क्या होता है? ड्यू टू नेचर है, तो वो तो आपका कम होगा ही होगा। इट इज ए व्हाट? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का है ना लॉस कौन पे करता है? गुड यूनिट पे करता है। कौन करता है? गुड यूनिट पे करता है। समझ लो 1000 लीटर आपने मंगवाया था, मिला आपको 950 ड्यू टू नॉर्मल लॉस। 10 रुपीज में मंगवाया था तो 1000 into 10 डिवाइड बाय 950, डिवाइड बाय 950 आप पर केजी फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो सीओजीएस आएगा, जितने यूनिट सेल किया है। पड़ा है उतना यूनिट मल्टीप्लाई करोगे, पड़ा है उतना यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो आपको एक्सपेंस वही करना है, मल्टीप्लाई 10 into 1000 डिवाइड 950। क्यों? जो 50 यूनिट का लॉस है ना वो गुड यूनिट है ना 950, गुड यूनिट से 950 वही पे करेंगे। इट इज ए नॉर्मल लॉस, इट इज ए नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल होता है ड्यू टू योर इनएफिशिएंसी, ड्यू टू योर नेग्लिजेंसी, आपकी बेदरकारी की वजह से वो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस है ना वो आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, एबनॉर्मल लॉस है ना वो आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज क्रेडिट होता है। 1000 का यूनिट का लॉस हो गया तो 200 ही आपको फेस वैल्यू मिला है तो 200 बैंक में ट्रांसफर करना है। बैंक डेबिट 200 and abnormal loss to be 800 to consignment 1000 and again P&L to abnormal loss that will be 800। नॉर्मल लॉस हम रिकॉर्ड नहीं करते, ऑटोमेटिकली है वो स्टॉक का वैल्यू कम आ जाता है और उतना प्रॉफिट कम हो जाता है। abnormal loss and normal loss is very important in consignment. Another important thing in consignment there is invoice price. फ्रेंड्स आपको कंसाइनमेंट का टॉपिक पूछा है ना तो इनवॉइस प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, सब पोस्ट से लिख दो तो आपका आंसर आ ही जाएगा। क्योंकि आप इनवॉइस में करते क्या हो, पहले इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट पोर्शन ऐड करते हो, सामने उतना लेस करते हो। तो 1 लाख का गुड्स आपने इनवॉइस प्राइस 1,10,000 में बेचा है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में डेबिट 1,10,000, सामने क्रेडिट है तो आप बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के 10,000 करते ही हो। गुड्स सेंट का लोडिंग है वो क्रेडिट होता है, ओपनिंग का लोडिंग है वो क्रेडिट होता है, क्लोजिंग का लोडिंग है वो
डेबिट होता है। तो दूसरा इफेक्ट स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट में आता है। और ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व में आप पहले क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करते हो, वो स्टॉक रिजर्व आप कहाँ में ट्रांसफर करते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। एनीवे तो गुड्स एंड डेबिट उसका लोडिंग है वो क्रेडिट, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आप जो रिजर्व होता है तो स्टॉक रिजर्व में तो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करते हो और कंसाइनमेंट में ट्रांसफर करके ओपनिंग आप क्लोज कर देते हो, और क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व कहाँ से खड़ा करते हो, कंसाइनमेंट में डेबिट करते हो, कंसाइनमेंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व क्रेडिट, टू स्टॉक रिजर्व क्रेडिट, स्टॉक रिजर्व का क्लोजिंग को कैरी फॉरवर्ड करते हो, क्लोजिंग को कैरी फॉरवर्ड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, नेक्स्ट स्टेज में वो ट्रांसफर करके डेबिट कंसाइनमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट पोर्शन में होता है, वो प्रॉफिट पोर्शन में होता है। ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट, गुड्स सेट का क्रेडिट एंड क्लोजिंग का डेबिट, वो आपको याद रखना है। सेल्स का लोडिंग नहीं लिखना है वरना डेली हो जाएगा, वही तो प्रॉफिट होता है। सेल्स का लोडिंग आपको लिखना नहीं है। बात हुई कंसाइनमेंट यानी कंसाइनर की बुक। कंसाइनर की बुक में, कंसाइनी की बुक में क्या होगा, कंसाइनी की बुक में है तो सेल्स जितना किया है वो कंसाइनी में डेबिट होता है, और जो एक्सपेंस किया है वो कंसाइनी में क्रेडिट। आपका जो कमीशन लेना है वो कंसाइन में क्रेडिट, बैलेंस है लिमिटेड हो जाता है, एक दूसरे को लेना देना है होता है वो दे देते हैं। कंसाइनी की बुक, कंसाइनी की बुक में क्या होता है कि कमीशन उसको मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो क्या करता है, नथिंग एल्स, कंसाइनर टू कमीशन, तो कमीशन इनकम पीएनएल में ट्रांसफर होती है, कमीशन इनकम पीएनएल में। लेकिन जब डेल कमीशन मिलता है, बेड ड्राफ्ट होता है, तो बेड ड्राफ्ट कंसाइनी को पे करना है, कंसाइनी वो लेस करने के बाद पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। कंसाइनी बेड ड्राफ्ट कमीशन में से लेस करने के बाद बाकी का कमीशन बचेगा ना, वो पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। कई बार एडवांस सिक्योरिटी है ना, वो भी कंसाइनी कंसाइनर को देता है, कंसाइनर गुड्स देता है, कंसाइनर एडवांस सिक्योरिटी देता है, एडवांस सिक्योरिटी देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, तब वो क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कंसाइनी की बुक में एक ही अकाउंट बनता है कंसाइनर, वो डेबिट किया जाता है। देन लास्ट में अकाउंट सेल्स, कंसाइनी पीरियडिकली जितना परचेज सेल किया होता है, गुड्स मिला होता है, सेल्स क्या होता है, कमीशन रिसीवेबल हुआ होता है, एक्सपेंस हुआ होता है, वो सब का क्या करेगा कंसाइनी, कंसाइनी क्या करेगा उस सब का, अकाउंट सेल्स का डेटा प्रिपेयर करेगा और अमाउंट डेबिट करने के साथ कंसाइनी को भेज देगा पूरे ईयर का सम, पूरे ईयर का सम। थैंक यू एवरीवन फॉर कंसाइनी।